निकोला टेस्ला ने एक बार कहा था, इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। और ये कोट हमें उस चीज़ की याद दिलाता है जो हम सब में कॉमन है, म्यूज़िक। क्योंकि म्यूज़िक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है और हम एक टॉडलर के आगे भी कोई अपबीट ट्यून प्ले कर सकते हैं और वो इंस्टिंक्टिवली उस पर डांस करने लगते हैं। और अगर कोई अडल्ट ईयरफोन्स लगा के अपने फुट टैप कर रहे होते हैं तब भी हम समझ जाते हैं कि ये किसी रिदम के साथ अपनी बॉडी को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। बट ये इंस्टिंक्ट एग्जैक्टली क्यों है हमारे अंदर? वेल, रिसर्च क्या कहती है उससे जानने से पहले हम इस प्रॉब्लम को स्पिरिचुअल लेंस के साथ देखते हैं। सो फॉर स्टार्टर्स, म्यूजिक लाइट की ही तरह फ्रीक्वेंसीज या वाइब्रेशन से बना होता है और इसे या तो एक वेपन या फिर हीलिंग के लिए यूज करा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हर साउंड की एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे वर्ड ओम की अलग अलग नोट्स पर फ्रीक्वेंसी होती है 512 हर्ट्ज, 1024 हर्ट्ज, 2048 हर्ट्ज एंड सो ऑन। और जब हम इन फ्रीक्वेंसीज को टोटल 42 ऑक्टेव्स तक लेकर जाते हैं तब हमें मिलता है इस फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशनल इक्विवेलेंट कलर, जो कि है ग्रीन। ऐसे ही हर अलग साउंड फ्रीक्वेंसी एक अलग कलर बना सकती है और जब इन साउंड से पूरा रेनबो बन जाता है उसे मेटाफिजिक्स में बोला जाता है रेनबो ब्रिज, यानी एक ब्रिज जो फिजिकल वर्ल्ड को कनेक्ट करता है मेटाफिजिकल वर्ल्ड से। पर एनर्जेटिकली हम हमेशा ही इन फ्रीक्वेंसीज पर ऑपरेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से साउंड्स हमारे अंदर इमोशंस पैदा करते हैं। दैट्स वाई एक सिंगर जैसे अडेल या मराया कैरी को सुनना काफ़ी पावरफुल होता है, क्योंकि वो अपनी वॉइस को काफ़ी ब्यूटीफुली लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसीज तक लेकर जाती हैं, जिससे वो हमारे हर साइकिक सेंटर को प्ले कर सकती हैं, विच कैन लिटरली वाइब्रेट अस एट मल्टीपल लेवल्स ऑफ आवर बीइंग। इस फिनोमिनन को बोलते हैं हार्मोनिक रेजोनेंस। ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों एक पर्सन जो काफ़ी मोनोटोन होता है उसकी वॉइस इतनी स्टिमुलेटिंग और एंगेजिंग नहीं लगती। दिस इज़ द पावर ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड हम इसे एक एवोल्यूशनरी लेंस के साथ भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये हमारा इंस्टिंक्चुअल रिएक्शन होता है। जैसे ही हम किसी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को सुनते हैं तब हमारे ब्रेन के मल्टीपल एरियाज एक्टिवेट होते हैं और हम अटेंशन पे करने लगते हैं। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि बच्चों और फीमेल्स की आवाज़ काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी की होती है। सो अगर एक मेल अपनी फैमिली से थोड़ा दूर है और उसकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे इन अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को समझना आना चाहिए, नहीं तो वो अपनी फैमिली को नहीं बचा पाएगा और ऐसे वो अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फैलाने में फेल हो जाएगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया, हमारे ब्रेन में म्यूजिक का कोई एक फिक्स्ड सेंटर नहीं है। म्यूजिक हमारे ब्रेन के काफ़ी सारे फंक्शंस जैसे लैंग्वेज, मेमोरी और अटेंशन के साथ इंटरैक्ट करता है। इसके साथ ही एक रिदम सुनते टाइम हमारे कई इमोशनल पैथवेज एक्टिवेट होते हैं, जैसे ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस, एपिसोडिक मेमोरी, एक्सपेक्टेशन, एंटिसिपेशन और विजुअल इमेजरी। रिसेंट डेकेड में मिले डेटा से हम ये भी बता सकते हैं कि ब्रेन के एग्जैक्टली कौन कौन से पार्ट्स म्यूजिक प्रोसेसिंग में यूज होते हैं। सबसे पहला पार्ट है ऑडिटरी कॉर्टेक्स, ऑब्वियसली, क्योंकि इसी एरिया में साउंड्स को सबसे पहले प्रोसेस और एनालाइज किया जाता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिसमें म्यूजिक को मेमोरी से एसोसिएट किया जाता है। ब्रॉडमैन एरिया 44 और ब्रॉडमैन एरिया 47, जिनमें हम म्यूजिक सुनते टाइम सोच रहे होते हैं कि अब कौन सी ट्यून या फिर लिरिक्स नेक्स्ट आएगी। एंड कई स्टडीज़ बताती हैं कि ट्यून को एंटिसिपेट करते टाइम हमारा ब्रेन डोपामीन रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जिससे जब हमारा गेस सही होता है तब हमें एक रिवॉर्ड वाली फीलिंग मिलती है और जब हमारा गेस गलत हो जाता है तब हमें वो फनी या अनोइंग लग सकता है और हम ट्राई करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमारा गेस सही हो। मोटर कॉर्टेक्स और सेरेबेलम एक्टिवेट होते हैं जब हम फुट टैप कर रहे होते हैं, नॉड कर रहे होते हैं या बेसिकली किसी भी वे में मूव कर रहे होते हैं। सेंसरी कॉर्टेक्स, जो हमारे फुट टैपिंग या किसी इंस्ट्रूमेंट प्ले करने से रिलेटेड सेंसरी सिग्नल्स का फीडबैक लेता है। एंड लास्टली विजुअल कॉर्टेक्स, जो हमें बोलता है कि हम म्यूज़िक परफॉर्मर के फेशियल एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स को देखें या फिर किसी सॉन्ग को इमेजेस में इमेजिन करें, जिससे एमिग्डाला और कॉर्डेट न्यूक्लियस एक्टिवेट होते हैं और वो मोमेंट काफ़ी इमोशनल या मेमोरेबल बन जाता है। जहाँ तक हमारे ब्रेन एक्टिवेशन की बात है, एक रैंडम रिदम से लेकर हमारे फेवरेट सॉन्ग तक हर टाइप का म्यूज़िक सिमिलर न्यूरल पैथवेज को स्टिमुलेट करता है। बट हमें पता है कि हर जॉनरा हमारे अंदर एक अलग टाइप की फीलिंग इंड्यूस करता है। जो फीलिंग पॉप म्यूज़िक सुन के आती है वो ओपेरा सुन के नहीं आती, और जो फीलिंग रैप म्यूज़िक के साथ आती है वो जैज के साथ नहीं आती। यू गेट द पिक्चर। हाउएवर, ये प्रोसेस उल्टा भी काम कर सकता है,
क्योंकि जब हमारा एक पर्टिकुलर टाइप का मूड होता है तब हम उसी टाइप का म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं। लाइक जब हम सैड होते हैं तब हमें अपबीट म्यूज़िक पसंद नहीं आता, हम सिर्फ सैड सॉन्ग से रिलेट कर पाते हैं। और अब हमें ये भी पता है कि सैड सॉन्ग सुनते टाइम हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे बोलते हैं प्रोलैक्टिन। ये वो केमिकल होता है जो हमें काम और कंफर्टेड फील कराता है। मीनिंग हम एक एक्टिविटी या फीलिंग को इन्हेंस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर जॉनरा की मदद से। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स उसी टेम्पो पर फायर करने लगते हैं जिस टेम्पो का हम गाना सुन रहे होते हैं। सो अगर एक स्प्रिंटर कोई ऐसा म्यूज़िक ढूंढ ले जिसकी टेम्पो उसकी नॉर्मल स्पीड से थोड़ी तेज़ हो तो उसके न्यूरॉन्स सेम टेम्पो पर फायर करने लगेंगे और ऐसे वो तेज़ भाग पाएगा। और सेम चीज़ हम वेट लिफ्टर्स में भी देखते हैं, क्योंकि जब एक एथलीट एक सर्टेन टेम्पो का म्यूज़िक चूज़ करता है तब वो म्यूज़िक उसे वही टेम्पो मेंटेन रखने में हेल्प करता है, जिससे एथलीट चाहे तो वो अपने रेप्स बढ़ा सकता है या फिर वो एक हैवी वेट चूज़ करके उसे एक स्लो टेम्पो के साथ लिफ्ट कर सकता है। ऐसे ही कोई भी एथलेटिक एक्टिविटी जिसमें टाइमिंग इन्वॉल्व होती है उसमें ध्यान से चूज़ किया गया म्यूज़िक एथलीट की परफॉर्मेंस को काफ़ी सिग्निफिकेंट रेट पे बढ़ा सकता है। ऑल्सो म्यूज़िक टेम्पो की ही तरह म्यूज़िक स्टाइल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे पॉप, रैप, कंट्री और रेगे म्यूज़िक का हमारे ब्रेन पर काफ़ी सिमिलर इफेक्ट होता है, क्योंकि ये जॉनरास रिपेटिटिव और कैची होते हैं जिससे इन्हें बार बार सुनना और गाना काफ़ी ईजी हो जाता है। इसके साथ ही रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की एक स्टडी के बाद हिप हॉप और रैप म्यूज़िक को लेकर एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है जिसे नाम दिया गया है हिप हॉप थेरेपी। ये इसलिए क्योंकि स्टडी में ऑब्जर्व किया गया कि कैसे रैप या हिप हॉप म्यूज़िक में ऐसी लिरिक्स होती हैं जिनमें रैग्स टू रिचेस, पॉजिटिव विजुअल इमेजरी और जस्ट प्योर सेल्फ एक्सप्रेशन के नैरेटिव्स होते हैं जो लिसनर्स की सेल्फ एस्टीम को काफ़ी बूस्ट करते हैं। और अगर कोई इंसान डिप्रेस्ड है तो हम उन्हें रैप सॉन्ग सुना सकते हैं जिससे वो लिरिक्स की वजह से अपने आप को उस जगह पर एनविजन कर पाएंगे और म्यूज़िक की थेरेप्यूटिक पावर को यूज़ कर पाएंगे। सिमिलरली मेटल म्यूज़िक भी हमारे स्ट्रेस और डिप्रेस्ड फीलिंग्स को कम करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और क्लासिकल म्यूज़िक जैसे ओपेरा, रेनेसॉन्स और मोज़ार्ट हमारा फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से इसे मोज़ार्ट इफेक्ट भी बोला जाता है। हाउएवर, क्लासिकल म्यूज़िक हर इंडिविजुअल के लिए वर्क नहीं करता और तभी रिसर्चर्स ये एडवाइस करते हैं कि हमें हर जॉनरा को एक्सप्लोर करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या एक जॉनरा हमें दूसरे से बेटर फील कराता है। म्यूज़िक के बेनिफिट्स की जितनी डिस्कशन हो उतनी कम है। इससे हमारा स्ट्रेस कम होता है, हमारी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस और मेमोरी इंक्रीज होती है, हमारी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है, एक सर्टेन टाइप का सॉन्ग हमें मोटिवेटेड फील करा सकता है, म्यूज़िक सुनते टाइम हमारा पेन टॉलरेंस लेवल और एंड्योरेंस बढ़ जाती है। अगर हम खाना खाते टाइम रिलैक्सिंग म्यूज़िक को सुने तो हम कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली म्यूज़िक इंस्टेंटली हमारे मूड को बेटर बना देता है। ये हमारे माइंड, बॉडी और सोल के लिए एक ट्रीट है। और जैसा कि प्लेटो ने कहा था, म्यूज़िक इज़ अ मॉरल लॉ, इट गिव्स सोल टू द यूनिवर्स, विंग्स टू द माइंड, flight to the imagination, and charm and gaiety to life and to everything.